बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर फैज़ान गुराया। हमारा आज का लेक्चर जो है ACC 501 के हवाले से है। हम बात करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर की। कैपिटल स्ट्रक्चर की डिटेल में बात यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि ये एक वीडियो में प्रॉपर बना चुका हूँ। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली दो हिस्सों में कैटेगराइज होता है कंपनी का। एक इक्विटी होती है और एक डेट होता है। और अब उसी की बात अब करेंगे, इक्विटी और डेट की। किस कंडीशन में? फाइनेंशियल लीवरेज के हवाले से। फाइनेंशियल लीवरेज बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हम जब भी कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, ये रनिंग कंपनी है, उसके अंदर जो कंपनी में डेट की प्रोपोर्शन है, हम उसको फाइनेंशियल लीवरेज कहते हैं। लीवरेज कहते हैं सपोर्ट को। अब जो हमारे पास कंपनी है जिसमें प्रोडक्शन के अंदर फिक्स कॉस्ट होती है, हम उसको ऑपरेटिंग लीवरेज कहते हैं उस फिक्स कॉस्ट को। यानी कि जो हमारी बिजनेस के अंदर फिक्स कॉस्ट है, जो फिक्स्ड खर्चा हमें बियर करना है, वो लीवरेज कहलाता है। आसान लफ्जों में लीवरेज कहते हैं जो कंपनी के अंदर कोई भी फिक्स्ड अमाउंट आपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस पे करने हैं, वो लीवरेज कहलाता है। अगर वो ऑपरेशन से प्रोडक्शन से ताल्लुक रखता है तो ऑपरेटिंग लीवरेज है। अगर वो कंपनी के फाइनेंस से ताल्लुक रखता है तो वो फाइनेंशियल लीवरेज है। अब ऑपरेटिंग लीवरेज समझ आ गई को फिक्स एसेट कम, यानी कि फैक्ट्री का रेंट हो गया, कोई बिल्ड मशीनरी की डेप्रिसिएशन हो गई, कोई फिक्स स्टाफ जो मौजूद है जिस तरह वॉचमैन वगैरह है उनकी सैलरीज हो गई, बिजली के बिल वगैरह हो गया, ये तो फिक्स एक्सपेंसेस समझ आता है। फाइनेंशियल लीवरेज यानी कि फाइनेंस के अंदर लीवरेज में फिक्स एक्सपेंसेस कौन से हैं? तो जब कोई भी कंपनी डेट लेती है और वो जो डेट है उस पर जो कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज। अब कंपनी फाइनेंशियल लीवरेज की तरफ किस तरह से आती है या क्या मामला होता है, उस पर बात करते हैं। लिखा हुआ है, financial leverage refers to the extent to which a company relies on debt. The more the debt financing a firm uses the capital structure, the more financial leverage to employs. जितना डेट ज्यादा होता जाएगा, फाइनेंशियल लेवर उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। फाइनेंशियल leverage can dramatically alter payoffs to shareholders in the firm, but it may not affect the overall cost of capital. ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट नहीं करती, लेकिन शेयर होल्डर्स को पे ऑफ का नेमूल बदल है। किस तरह से, यही बात आगे देखते हैं। एक कंपनी है जो प्योरली काम कर रही है इक्विटी पे। 8 मिलियन उसके एसेट्स हैं, 8 मिलियन की इक्विटी है, कोई डेट इक्विटी यानी कि डेट ही नहीं है, तो इक्विटी रेशियो भी जीरो है। शेयर प्राइस 20 है, शेयर्स आउटस्टैंडिंग 4 लाख के हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। इसी के बरक्स एक प्रपोज कर लेते हैं, कंपनी ने डिसाइड किया कि मैं डेट इक्विटी की बजाय डेट की तरफ जाऊंगी, तो उसने 50% डेट कर लिया, 4 मिलियन का डेट, 4 मिलियन की इक्विटी। तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 आ गया, दोनों को डिवाइड करें 1 आ जाता है। शेयर कैपिटल 20 का है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स यहाँ पे 4 लाख हैं, क्योंकि अब कंपनी ने इक्विटी 4 मिलियन कर ली है, 20 पे डिवाइड करेंगे तो 2 लाख शेयर्स हो गए। इंटरेस्ट रेट 10 है। अब जब हम इसका कैलकुलेट करते हैं अर्निंग पर शेयर रिटर्न ऑन इक्विटी, तो जो अनलिवर्ड फर्म है जिसमें डेट नहीं है उसे अनलिवर्ड फर्म कहते हैं, या नॉन लिवर्ड। अनलिवर्ड वैसे नॉर्मली यूज किया जाता है। उसमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स रिसेशन में 5 लाख है, एक्सपेक्टेड 10 लाख है, और अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो 15 लाख है। इंटरेस्ट कोई नहीं है, तो नेट इनकम भी यही आ गई। तो अर्निंग पर शेयर 4 लाख पे डिवाइड कर दें, 1.25, 2.5 और 3.75। तो रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी को 10% पे डिवाइड कर दें तो वो रिटर्न ऑन इक्विटी निकल आता है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगर कंपनी अपना यानी कि लीवरेज की तरफ जाती है, जो ये प्रपोज वाला था उसमें देखें, कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स दोनों का सेम है, चेक कर सकते हैं। इंटरेस्ट 4 लाख आ गया 10% के हिसाब से, तो नेट इनकम जो है वो 1 लाख आई, फिर 6 लाख आई, फिर 11 लाख आई। तो अर्निंग पर शेयर देखें, पहले 1.25 था, ये 0.5 रह गया, फिर 2.5 था, ये 3 हो गया, फिर 3.75 था, ये 5.5 हो गया। जैसे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा आपके अर्निंग पर शेयर और रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ती जाएगी। लेकिन इसके बरक्स आपके जो वो हैं, अगर रिसेशन हो तो आप प्रॉब्लम में भी आ जाते हैं। ठीक होगा जी। आगे ये बता रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट हमें समझा रहा है कि अगर हम
डेट के साथ चलें और नो डेट चलें, विदाउट डेट। तो दोनों सूरतों में हम डेट के साथ नुकसान में भी आते हैं, ठीक है। लेकिन हम एक टाइम वो भी आता है जब हम दोनों उस हिसाब से अपने प्रॉफिट को और वो सेम रख लेते हैं। लेकिन उससे जब आगे निकलते हैं तो हम अपने एडवांटेज की तरफ चले जाते हैं, जो कि डेट की वजह से हमें मिलता है अर्निंग पर शेयर की सूरत में। ओके जी, बाकी ये कैलकुलेशंस बता रहा है जो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसमें यही कॉन्सेप्ट था और फर्दर हमें कोई डिस्कशन नहीं करनी। अनलीवरिंग क्या आता है कि जिस कंपनी में डेट नहीं है उसे अनलीवर्ड फॉर्म कहा जाता है। जी, ये हमारा लेसन नंबर 37 था। लेसन नंबर 38 में छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको डिस्कस करते हैं और इन दोनों को क्लोज करते हैं। 38 में भी ऐसा जितना कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है। अच्छा, M&M प्रोपोर्शन जो है इसका एक दो MCQs आता है और इसमें कुछ भी नहीं आता। M&M प्रोपोर्शन बेसिकली ये हमें बताता है, मोडिग्रानी मिलर्स ने बेसिकली ज़्यादातर काम किया है डेट और इक्विटी पर, ठीक है। ये दो तरह का ग्राफ दिखाया कि एक में 70% इक्विटी 30% डेट है और दूसरे में 70% डेट और 30% इक्विटी है। तो दोनों में से कौन सा बेहतर है? यहाँ पे उसके वैक को यूज़ किया है, रिटर्न निकाला है, ये चीज़ें हम पहले जो कि बात कर चुके हैं, इस पे नहीं करेंगे। हम जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है उस पे बात करते हैं, जो हमारे काम करने वाली चीज़ है, ये पैराग्राफ। M&M proportion 2 shows that firm cost of equity can be broken into two components। कॉस्ट ऑफ इक्विटी दो कंपोनेंट में ब्रोकन डाउन हो जाती है, ठीक है। एक कॉस्ट ऑफ एसेट्स हमारे पास आते हैं, यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स है, रिटर्न ऑन डेट है। The required return of firm asset depends on nature of firm's operating activities। Return on assets कंपनी की operating activities पर डिपेंड करते हैं। The risk inherent in firm's operations is called business risk, and we know that business risk depends on the systematic risk of the firm assets। इस बात को आपने याद रखना है, ये बात वो पूछ लेता है, ठीक है। पीछे कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। हाँ जी, है। देखिए, वो कहता है कि अगर वैक इसके इक्वल है, इन चीज़ों के इक्वल है, हम इसको छोड़ देते हैं। तो वैक हमारी इक्विटी और वैल्यूएशन और डेट और वैल्यूएशन के साथ आया, तो हम वैक को बेसिकली रिटर्न ऑन एसेट भी कह सकते हैं कि हमें ओवरऑल एसेट्स पर क्या रिटर्न आ रहा है, हम वैक को ये कह सकते हैं। तो रीअरेंज करके इसी से हम रिटर्न ऑन इक्विटी भी निकाल सकते हैं। अब RA कहीं पे यूज हो रहा है तो वो रिटर्न ऑन एसेट्स है, वो रिप्लेसमेंट ऑफ वैक है, वैक इसी को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो बात हमें करनी थी यहाँ पे वो है जी, एक कॉन्सेप्ट हमारा रह गया, मैं सर्च कर लूँ कहाँ पे है। बाकी हाँ जी है। अब देखें, अनलिवर्ड फॉर्म जो है उसमें इंटरेस्ट कोई नहीं है, टैक्सेबल इनकम आ गई। तो टैक्स जो है हमारा, वो M&M ने बेसिकली टैक्स पे भी काम किया। इन्होंने बताया कि जो लिवर्ड फॉर्म होती है उस पर टैक्स जो है वो कम चार्ज होता है एज कम्पेयर टू अनलिवर्ड फॉर्म। तो नेट इनकम नॉर्मली तो हमें कम नजर आ रही है कि अनलिवर्ड फॉर्म की 700 नेट इनकम है और जो लिवर्ड फॉर्म है उसकी 644 नेट इनकम है। लेकिन अगर आप इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी और अर्निंग पर शेयर की तरफ जाएं तो आपको अंदाजा होगा कि लीवर्ड फर्म का इनकम कम आने के बावजूद वो अच्छा परफॉर्म कर गई है। अब देखें, ये उसने डिटेल बताई कि हमने क्या किया। ओवरऑल हमारा टोटल जो रिटर्न रहा, अगर हम इंटरेस्ट माइनस ना करें, तो अनलिवर्ड फॉर्म में 700 हमारा रिटर्न रहा, जबकि लिवर्ड फॉर्म में 724 रहा। तो हमने टैक्स कम पे किया और टैक्स कम पे करने की वजह से हमारे रिटर्न ऑन इक्विटी अर्निंग पर शेयर में इजाफा होता है। ये कॉन्सेप्ट था। खैर चलें, बाकी कैलकुलेशन हमें कोई नहीं करनी, ठीक है। जी, लेसन नंबर 39 बैंक्रप्सी कास्ट है, इसमें भी एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।